देखिए, हम लोग पिछले क्लास में न्यूटन की गति के नियम शुरू किए थे और हम लोगों ने ये भी देखा था न्यूटन ने कितने नियम दिए हुए हैं, 3। ठीक है, और समीकरण किसने दिया है, कितने? ये याद रखिएगा, समीकरण यानी गैलीलियो और नियम न्यूटन। और पहले में हम लोगों ने क्या देखा था, जब भी कोई अगर वस्तु नॉर्मल अवस्था यानी प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहता है तो उसे गति या परिवर्तन कौन प्रदान करता है, यानी कोई बाहरी बल या बाहरी कारक, जिसे क्या कहते थे हम लोग, फोर्स। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है, और इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। यानी यहां तक हम लोग देखे थे। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, संवेग। यानी संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और आपको बार बार पता है, जब भी अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको, तो आप इकाई भी निकाल सकते हैं। यहां तक देखे थे हम लोग। अब आप बताइए, अगर आपसे कहा जाएगा संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हो गया, संवेग में, द्रव्यमान में तो नहीं होगा ना। अगर कहा जाए संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो किस में परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में, क्योंकि मास में तो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो देखिए, जैसे होता है कि कोई वस्तु यहाँ पे है और इसका क्या है, मास, और शुरुआत में उसका वेलोसिटी क्या है, u। और कुछ समय बाद, क्योंकि परिवर्तन होगा तो समय तो लेगा ही ना, कुछ समय के बाद मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, बदल गया, यानी u से बदल के क्या हो गया। तो परिवर्तन यानी संवेग में परिवर्तन किसे कहेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, संवेग में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ संवेग में, निकालिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मतलब सवाल है, कोई वस्तु है जिसका मास है m, शुरुआती है वेलोसिटी u और अभी का वैल्यू है v। हमने सवाल क्या पूछा है, संवेग में परिवर्तन कितना है कि नहीं। हम परिवर्तन की दर नहीं लगाए, और जब तक हम दर नहीं लगाएंगे तब तक आप t से डिवाइड नहीं कीजिएगा। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी यही हुआ ना। हमने कहा संवेग में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब कहेंगे संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, यानी रेट ऑफ चेंज, सिर्फ चेंज अलग चीज है, रेट ऑफ चेंज, और जहां रेट या दर लग जाए टी से डिवाइड करते हैं। ये चीज क्लियर है कि नहीं पॉइंट। तो याद रखिएगा, संवेग में जो परिवर्तन होता है तो वास्तव में उसके वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, क्योंकि मास में परिवर्तन नहीं हो सकता, मास कभी भी नहीं बदलता है। याद रखिएगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए या किसी भी ग्रह पे चले जाइए, आपका जो मास है वो मास हमेशा सेम ही रहेगा, मास कभी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें मास बदल रहे, तो बदल क्या रहा है, वेलोसिटी। तो ये संवेग में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं mv माइनस mu। और अगर परिवर्तन की दर पूछ ले तो तब किससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं गति के दूसरे नियम में। और अभी हमने क्या कहा था, संवेग में जो परिवर्तन होता है या संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और यही जो कहता है, इसी को हम लोग कहते हैं गति का दूसरा नियम। यानी जो किसी भी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये नियम क्या कहता है, यानी आप खुद सोचिए, आप इस फॉर्मूला से अनुमान लगाइए, अगर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, या अगर मास ज़्यादा होगा तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा, गति मिलाने के लिए ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। यानी मान लीजिए आपके सामने कोई 10 किलो का सामान है, उसको धक्का लगाना है,
और कोई 100 किलो का सामान है, उसको एक जगह से दूसरी जगह घसकाना है, तो बल ज़्यादा किस पे लगेगा? यानी बल जिसका ज़्यादा मास होगा उस पर लगेगा। तो इसका मतलब अगर मास ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मास क्या होगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होगा? डायरेक्टली होता है ना। और अगर किसी में गति करवाना हो तो फोर्स हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? यानी फोर्स बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और टाइम का क्या होगा? टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जैसे फोर्स बढ़ेंगे टाइम बढ़ेगा, तो आपका फोर्स धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? आप खुद सोचा, जब साइकिल चलाते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है चलाने का, तो आपका फोर्स बढ़ता है कि घटता है? क्योंकि धीरे धीरे बाद उसका स्टेमिना पावर धीरे धीरे घटने लगता समय के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ नहीं जाना है, बस ये लिखना है जो संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वह उस पर लगाए गए बल का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिए या समानुपाती कहिए। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? तो अब इसी से देखिए, जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा अभी, यानी फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? यानी संवेग में परिवर्तन की दर। अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? m तो कॉमन है, v माइनस यू बाय लिख सकते कि नहीं? और याद है ये वाला लाइन, इसको लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं देखें इसको। यानी पहला जो समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, तो टी ए बराबर क्या हो जाता था? b माइनस यू बाय, ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब a बराबर क्या है? b माइनस यू बाय टी। तो इससे हम आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास टू एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं कि नहीं? और याद देखिएगा, इसमें जब भी हम लोग इसको हटाते हैं तो इसको हटाने के लिए हमें क्या कांस्टेंट देना पड़ता? कोई न कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। लेकिन इस फार्मूला में जो कांस्टेंट का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। तो 1 के बराबर कांस्टेंट है तो दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स बराबर, और यहाँ कांस्टेंट 1 होता है। इस फार्मूला में कांस्टेंट कितने किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, इसलिए 1 के कारण इसको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो याद रखिए, ये जो फार्मूला है या ये दोनों क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। आपको दोनों एंगल से पूछ सकता है, नीचे 3-4 फार्मूला दे देगा और ये पूछ देगा इसमें से कौन सा न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। या तो फार्मूला आपको ऐसा भी दे देगा या ऐसा भी दे देगा, और जब ये दोनों दे देगा तो एक से अधिक वाला ऑप्शन लगाइएगा। क्लियर है ये पॉइंट? याद रखिएगा, न्यूटन गति के दूसरा नियम में जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उस वस्तु में जो संवेग परिवर्तन होता है वो क्या होता है? बल के समानुपाती होता है। और इससे अंततः हमें क्या मिलता है फॉर्मूला? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। आप ये सोच सकते हैं किसी भी वस्तु में अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यानी फोर्स बढ़ाने से एक्सीलरेशन बढ़ता है और फोर्स घटाने से, अब देखिए मान लिया आप लोग बाइक चला रहे हैं तो बाइक में आप लोग एक्सीलेटर देते हैं तो स्पीड बढ़ता है कि घटता है? और जब उसको रिटार्डेशन करते हैं यानी एक्सीलेटर घटाते हैं यानी तब क्या होता है? स्पीड घटता है। यानी बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा है यानी एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, और घटाने से एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? 1 हो जाता है ना। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, किसी भी वस्तु में अगर फोर्स को 3 गुना कर देंगे अचानक तो एक्सीलरेशन कितना गुना हो जाएगा? कितना होगा? सेम है, फोर्स को 3 गुना करें तो एक्सीलरेशन भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये कैसे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर
उस पर लगाए गए बल का जो अंततः फॉर्मूला किस रूप में आता है? ये दोनों फॉर्मूला सही है। तो देखिए इस फॉर्मूला में फोर्स बराबर मास, क्या हो गया, आप हंस रहे हैं, डेली का काम देख रहे, कोई पहला दिन नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर क्लास में बैठा भी कीजिए तो आगे पीछे बैठा कीजिए, एक साथ बैठना, क्योंकि कहा था कभी भी फ्रेंड को क्लास में एक साथ नहीं बैठना चाहिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान बात करने पर लगा रहता है। हम लोग जब डीएवी में पढ़ते थे तो हम लोग की एक प्रिंसिपल मैडम थी बैरागिनी बोहीदार, उसका एक नियम फिक्स था, हर 2 लड़के के बीच में एक लड़की को बैठा देते थे, इसलिए ताकि कोई इधर उधर की बातें ना हो, सीधी पढ़ाई की बातें हो, ठीक है। जब 2 दोस्त बैठेंगे तो जाहिर सी बात है पढ़ाई से ज़्यादा इधर उधर की बात तो होगी ही, क्योंकि हम देख रहे हैं सब जहाँ जहाँ ग्रुपिंग है, ऐसा तो हम कोई आपको पहली बार तो नहीं देख रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे इसको लगभग साल भर से देख रहे हैं, तो हमें तो पता चल ही गया कौन किसका फ्रेंड है कौन किसका फ्रेंड नहीं है, ठीक है। आप लोग बैठ के क्लास में भी बातचीत चलते रहता है, और बाद में कहते हैं सर समझ में नहीं आया। तो हमें देखिए चिढ़ कब बढ़ता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तब समझ में नहीं आता, अलग बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाते समय आप लोग बात करते हैं, या किसी किसी से पढ़ाते समय मोबाइल पे, अब जो होता है ड्रीम 11 का टीम बना रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, व्हाट्सअप देख रहा हो, बाद में कहता है सर समझ में नहीं आया, तो वहाँ थोड़ा सा गुस्सा चढ़ जाता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, लेकिन बात करने वाले को बताना थोड़ा भारी पड़ जाता है हमको, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लास में बातें नहीं, बातों के लिए पूरा दिन बचा हुआ है। अब देखिए इस फॉर्मूला में फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आपको फोर्स का पता तो पहले से चल गया था, किससे पता चला था फोर्स का पता? पहले नियम से। मास तो पहले से आप जानते हैं, इसमें नया चीज क्या है? त्वरण, यानी तो ये पूछा जाता है गति के दूसरे नियम से हमें क्या प्राप्त चला है? त्वरण की परिभाषा या त्वरण का पता चलता है। तो याद रखिएगा सवाल, पहले नियम से फोर्स का पता, दूसरे नियम से एक्सेलरेशन का पता, ठीक है। तो आपको गति में क्या याद रखना, पहला नियम तो था कोई बाहरी कारक जब तक नहीं लगेगा तब तक परिवर्तन नहीं आएगा, तो वहाँ फोर्स का पता चलता था और यहाँ एक्सेलरेशन का। क्लियर है ये पॉइंट? ये था आपका दूसरा नियम। अब देखिए इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहली बात, क्रिकेट खेलने से एग्जाम्पल को बचपन से ये एग्जाम्पल दिया जाता है हर किताब में। क्रिकेट यहाँ कौन कौन खेले हैं? तो खेले हैं, तो कैच लेते समय आप लोग को तो पता ही होगा हाथ का क्या स्थिति होता है। क्यों? आगे कर लेंगे तो जल्दी कैच हो जाएगा ना, क्यों हम लोग पीछे क्यों करते हैं? क्यों चोट नहीं लगेगा? गति को नहीं कम करना है, इसको कम करना, अचानक शून्य नहीं होने देना है, क्योंकि अगर अचानक शून्य हो जाएगा तो ज़्यादा फोर्स आपके हाथ पर काम करेगा। उसको स्पीड को थोड़ा सा, यानी जो गति की स्पीड की स्पीड कम होगा तो मोमेंटम अपने आप कम हो जाएगा। तो उसका मूल उद्देश्य होता है ये अचानक कम ना हो, ये धीरे धीरे कम हो ताकि चोट कम लगे। ऐसा नहीं है जो चोट नहीं लगे, नहीं, चोट कम लगे, क्योंकि अगर आप अचानक कर देंगे तो फोर्स ज़्यादा आपके हाथ पर लग जाएगा। उसी तरह आप लोग देखे होंगे बहुत सारे खासकर लड़कों में ये सब पाया जाता है, ट्रेन में चलती ट्रेन में उतरना, उतरते हैं कि नहीं? कौन कौन चलती ट्रेन में उतरे तो होंगे बहुत लोग। तो उतरते समय हम लोग क्या करते हैं? क्यों? अचानक क्यों नहीं कूद जाते या पीछे क्यों नहीं चल देते? वहां भी क्या है, आपका शरीर तो गति में रहता है, तो आप अचानक अपने मोमेंटम को कम नहीं होने देना चाहते, इसीलिए कुछ सेकंड तक जो है गाड़ी के साथ आगे दौड़ते हैं ताकि आपका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो। क्योंकि आप अचानक कूद गए तो मोमेंटम अचानक जीरो हो गया तो आपको चोट भी लग सकती है, क्योंकि फोर्स आपके शरीर पर ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं? अगर मोमेंटम कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा। तो याद रखिएगा इस दोनों जगह, चाहे क्रिकेट खेलते समय हो या चलती ट्रेन में उतरते समय हो, तो दोनों समय हम लोग का मूल उद्देश्य होता है, भले हम लोगों को पता नहीं है लेकिन इसका मेन कारण होता है यही, संवेग को अचानक शून्य नहीं होने देना है।
धीरे धीरे शून्य करना ताकि आपको कम फोर्स आप पे अप्लाई हो। ठीक है, उसी तरह आप कई बार देखते होंगे, जो मान चले कोई शीशा है, शीशे का गिलास है, उसको इस फर्श पे गिरा है, यानी सीमेंटेड फर्श पे गिरा है और गद्दा पे गिरा है, तो टूटेगा किस पे? गद्दा पे क्यों नहीं टूटेगा? यहाँ अचानक गिराएंगे, इस पे अचानक शून्य हो जाएगा, और अचानक शून्य हो गया तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? और जब आप गद्दा पे गिराते हैं तो गद्दा पे 2-3 बार गिरता है, यानी वो अचानक शून्य के अंदर अचानक रुक नहीं जाता है, रुकने के लिए उसको कुछ समय लगता है। गद्दा पे गिरा है तो कभी रुका हुआ देखते हैं? एक बार हल्का सा उछलता जरूर है। ये सब जगह क्या है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, जो मोमेंटम को अचानक शून्य नहीं होने देना है, धीरे धीरे कम करना है ताकि फोर्स कम लगे, क्योंकि अचानक शून्य होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं? समझ में कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब जगह कौन काम करता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब दूसरे के बाद कौन सा नियम आएगा? गति का तीसरा नियम। और ये तो सबसे प्रसिद्ध है, बच्चा भी जानता है, क्या है? यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया में कौन सा फोर्स हम लोग लगाते हैं? क्रिया वाला फोर्स की प्रतिक्रिया वाला फोर्स? हाँ, प्रतिक्रिया तो अपने आप दे देता है। याद रखिएगा, फोर्स हम लोग एक ही लगाते हैं, लेकिन सामने वाला जो भी होता है उस फोर्स के बदले में समान फोर्स लेकिन विपरीत दिशा में लगा देता है। जैसे बचपन से लोग कहता है भाई गाल में चाटा मारेंगे तो हाथ, गाल में तो चोट लगेगा ही लगेगा, उतना ही चोट आपके, लेकिन हाथ में सहने की क्षमता ज़्यादा होती, इसलिए पता नहीं चल रहा है। यानी सहने मतलब दर्द को सोखने की क्षमता, है कि नहीं? क्यों होता है, किसी को गाल पे एक चाटा खींच के दे दीजिए, हाथ पे उसी उतनी स्पीड से दे दीजिए तो चोट कहाँ ज़्यादा लगेगा? और शरीर का हर जगह जो है, हर जगह का दर्द सहने की क्षमता अलग अलग है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे मारने से अलग दर्द होगा, फिर नीचे पैर में मारने से अलग दर्द होता है, भले स्पीड वही क्यों ना हो, तो वो दर्द सोखने की भी क्षमता होती है। तो यहाँ भी किसी भी चीज़ पे अगर हम कोई फोर्स लगा रहे, कोई भी चीज़, तो उस फोर्स के विरुद्ध एक विपरीत प्रतिक्रिया लग ही जाता है। जैसे आप दीवार को धक्का ही दे रहे हैं, या आप कोई वस्तु जो ज़मीन से ऊपर उठाते हैं, है कि नहीं? जैसे मान चलिए अभी आप छत पे से गिर जाएंगे, कूदेंगे, तो आप पे कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? लेकिन उसके उल्टा हम भी फोर्स लगाते हैं, किस पे? हम भी धरती को खींचते हैं, यानी जितना धरती हमें खींचता है उतना हम भी खींचते हैं, लेकिन धरती के द्रव्यमान के सामने में हमारा द्रव्यमान इतना कम होता है जो हम उसको खींच नहीं पाते। जैसे मान के चलिए हाथी के साथ आपको बांध दिया जाए, है कि नहीं? तो हाथी आपको खींचेगा तो आप भी बचने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं? करते हैं कि नहीं? कि फ्री हो जाते हैं? लेकिन क्या आप हाथी को रोक पाते हैं? हाथी जिधर जिधर जाएगा उधर उधर आप भी चलना, कि उसका मास इतना ज़्यादा होता है, तो उसके फोर्स के सामने हमारा फोर्स दिखाई नहीं पड़ता। फोर्स हम भी लगा रहे हैं लेकिन वो फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? मास ज़्यादा असरदार हो जाता है। तो याद रखिए, कोई भी फोर्स अगर लगता है तो फोर्स जब भी आप लगाते हैं तो एक समान भी फोर्स उधर सामने से भी लगता है, ठीक है? तो इसी को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हम अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर समान बल लगाता है, लेकिन क्या होता है? विपरीत दिशा में लगाता है। जैसे फोर्स हम किसी पे लगा रहे हैं तो सामने वाला क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो फोर्स है ये हम लगाते हैं, ये अपने आप लगता है, यानी क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? और याद रखिए कि ये सब जगह नहीं शूट करना है। जैसे मान चलिए कोई अगर आपको एक चाटा खींच दे तो आप क्या करेंगे? तो आप भी तो उसको चाटा खींचेंगे ना, तो क्या वहाँ ये यूज कर सकते हैं? वहाँ क्यों नहीं यूज कर सकते? मान कोई व्यक्ति आपको एक चाटा खींच दे और आप भी उल्टा करके खींच रहे चाटा, तो क्या गारंटी वहाँ हम यूज कर सकते हैं इसको? वहाँ इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं
क्योंकि सामने वाला एक चाटा मारे, पता है सामने जरूरी थोड़ी एक ही चाटा मारेगा, वो तो डिपेंड करेगा दोनों के ताकत पे। आप एक चाटा मारे तो हो सकता है आपको गोली भी मार सकता है, वो कोई कंफर्म तो नहीं है ना, तो डिपेंड करेगा दोनों में जो शक्तिशाली ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मारेगा। तो यहाँ लिए हम लोग ऐसा नहीं करें, हम लोग जब एक लगा रहे हैं तो सामने उतना ही लगा रहा है कि नहीं। तो यहाँ वो काउंट करेंगे, वो चाटा वाला सिस्टम यहाँ पे, चाटा कब होगा, हाँ चाटा जब किसी मारते हैं तो हाथ का बल और गाल का बल वो दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। और बस दोनों का दिशा अलग होगा, हाथ अंदर की तरफ लगाएगा और बाहर की तरफ। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जो क्रिया वाला बल क्या होता है, इनवर्ड होता है, और प्रतिक्रिया कि दोनों विपरीत दिशा में होगा। इसीलिए इस नियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी। क्लियर है ये पॉइंट? ये तो सबसे आसान सा सवाल है, ठीक है। और हाँ, सवाल बनता कहाँ से, गति के तीसरे नियम को क्या कहते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए याद रखिए, मोमेंटम का पता कहाँ से चला था, पहले वाले दूसरे वाले से, कि मोमेंटम से ही एक्सेलरेशन निकला था ना। लेकिन जब कंजर्वेशन की बात हो तो वो कहाँ आएगा, किससे पता चलेगा। अब देखिए होता क्या है, संवेग का संरक्षण सिद्धांत। यहाँ तो बस सिंपल लिख दिया है, जब कोई दो वस्तु आपस में टकराती है तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग क्या होगा, समान होगा, यानी कोई अंतर नहीं होगा। यानी जब कोई दो वस्तु टकराएगी तभी तो फोर्स लगेगा ना एक दूसरे पे, तो टकराने से पहले जो संवेग होता है और टकराने के बाद जो संवेग होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि सिंपल सी बात बताइए आप लोग, संरक्षण मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब, साइंस को छोड़ दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए संरक्षण करना है क्या होता है इसका अर्थ, बचाना, यानी बर्बाद नहीं करना। जैसे आप लोग आजकल इकोनॉमिक्स में एक शब्द सुनते होंगे, शायद अखबार पढ़ते होंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सतत विकास, नाम सुना आप लोगों की नहीं, क्या होता है, या कौन सा विकास, आप क्या बोले पीछे, हाँ। यानी देखिए जैसे क्या होता है, अभी जो आप लोग कोई कमाते हैं, कमाएंगे आगे चल करके, तो क्या वो अपने लिए कमाएंगे, अपने बाल बच्चों के लिए भी कमाएंगे ना। यानी ऐसा थोड़ा जो आदमी कमाता है सारा खर्चा अपने पे ही कर लेता है। यानी हमें क्या होता है, भविष्य के प्लानिंग के हिसाब से करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जितना भी आजकल दोहन होता है, चाहे प्राकृतिक खनिज का हो या पेड़ पौधे का हो, तो हम लोग इस हिसाब से चलते हैं जो हम लोग तो यूज करे ही करें, हमारा जो पीढ़ी आएगा आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, उसके लिए भी हम लोग बचा कर रखें, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, वो है कंजर्वेशन पे। कंजर्वेशन यानी जैसे मान गांव में देखेंगे बूढ़े लोग जो है पेड़ लगाते हैं, उसको पता है ये पेड़ लगने के बाद क्या पता हम फल खाएंगे कि नहीं खाएंगे, इतना तो पता है भाई मेरा बाल बच्चा सब खाएगा, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल। यानी आप भविष्य की चिंता करते हुए आप डेवलपमेंट करते हैं। तो डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ आपको भविष्य के बारे में भी सोचना है, जो कल अगर हम नहीं रहे या हमारा बाल बच्चा पोता वोता जो भी हो, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन पे, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ जो हम लोग क्या कर रहे हैं, संवेग, तो संवेग का संरक्षण करना, यानी संवेग को नष्ट होने नहीं देना है। यानी जितना पहले संवेग है उतना ही बाद में संवेग रहेगा, यानी कोई संवेग कोई नष्ट या परिवर्तन नहीं आए, तभी तो संवेग का संरक्षण। तो आप देखिए कैसे, तीसरा नियम कैसे लागू होता है। जैसे मान के चलिए एक वस्तु ये है A और ये है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। इसका शुरुआती वेलोसिटी क्या है u1 और इसका u2। क्लियर है। यानी यह है टकराने से पहले की स्थिति, तो गति कर रहा है तो
तभी तो U1 U2 है। समझ करने क्या चाह रहे हैं? दो वस्तु है A और B, A का मास है m1, B का मास है m2। क्यों अलग अलग मास हो, कुछ भी हो सकता है। A का प्रारंभिक वेग है U1 और B का प्रारंभिक वेग है, क्लियर है? अब क्या किया, दोनों वस्तु टकराया। टकराने के बाद मास क्या होगा A का? m1 ही रहेगा ना, और इसका मास m2, क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं। हाँ, टकराने के बाद स्पीड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं और सामने से कोई ट्रक मार दे, तो क्या आपका स्पीड कांस्टेंट रहेगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान के चले टकराने के बाद V2 आ गया। क्लियर है ये पॉइंट? यानी यह टकराने से पहले और ये टकराने के बाद। तो टकराएगा तो जाहिर सी बात है, ये तो कौन सा फोर्स लगाएगा? यानी A लगा रहा है फोर्स किस पे? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कह रहा है? तो B भी किस पे फोर्स लगाएगा? तो एक फोर्स किधर से लग रहा है? B। यानी A अगर B पे लगा रहा है तो B भी A पे लगाएगा। तो आपको पता है जब A पे लगाएगा तो क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? ये लाइन समझ में आया कि नहीं? FA बराबर माइनस B, किसको समझ में नहीं आया? हाँ, नहीं समझ में आया? देखिए, A जब B से टकराया तो A क्या किया? B पे फोर्स लगाया, तो B भी तो A पे फोर्स लगाएगा ना, तीसरे नियम के अनुसार। तो A जो है B पे लगा रहा है कितना फोर्स? FA। तो B किस पे लगा रहा है? FB का मतलब B लगा रहा है फोर्स। लेकिन हमने तीसरे नियम में क्या कहा था? दोनों फोर्स क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। तो विपरीत का निशानी क्या होता है? माइनस। क्लियर है? अब देखिए, दूसरे नियम में हम लोग क्या देखे थे? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इसमें यानी mb चलिए टी, यही है ना पहले वाला फोर्स? ये सही है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? ये पॉइंट सही है कि नहीं? अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये T और ये T काट दिए, m1 b1 माइनस m1 u1 है। तो फोर्स जो लगा रहे हैं जितना, यहाँ मास से मतलब नहीं होता फोर्स यहाँ लगाते समय। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो सामने वाला भी उतना ही फोर्स लगाता है। यहाँ मास के कारण लगता है, वहाँ किसी फोर्स के कारण, वेलोसिटी के कारण बदलाव कारण हो जाता है। मास से यहाँ कोई लेना देना नहीं। अगर मान लीजिए हम क्या दीवार पर टकराते हैं तो दीवार पे भी फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवार भी हम पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन दीवार के मास से हमको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आपको? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर कि नहीं? थोड़ा सा इस पे देखिएगा, टकराने से पहले दोनों का वैल्यू संवेग कितना था? m1 u1 प्लस m2 u2 था कि नहीं? टकराने से पहले संवेग था कि नहीं? और टकराने के बाद संवेग क्या हो गया था? m1 b1 प्लस m2, ये था टकराने के बाद संवेग था कि नहीं? है कि नहीं? तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा देते हैं। तो m1 b1 को एक तरफ लेते हैं, m1 b1, अब b2 वाला को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m2 b2 बराबर, और इसको इधर ले आते हैं m1 u1 प्लस m2। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? लगता है बहुत लोग समझ में नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया ये बताइए पहले।
इंटर में क्या है आपका? आर्ट्स, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई। देखिए मैथ में क्या सिस्टम है, पहले फिर शुरू से समझिए। दो वस्तु है ए और ए का मास है m1 और बी का मास है, हो सकता है शुरुआत में u1 मतलब आप कोई भी स्पीड मान सकते हैं, और इसका है u2। तो शुरुआत में अगर हम दोनों का अगर देखें तो यानी टकराने से पहले जो संवेग था, इसका संवेग था m1 और u1 था, और इसका संवेग क्या था? m2 और u2। तो टकराने से पहले दोनों के संवेग का योग कितना था? दोनों को जोड़ दिए। टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी बदल गया, तो टकराने के बाद क्या संवेग आ गया? ये आ गया, है कि नहीं? तो परिभाषा मेरा क्या कहता था? टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग क्या होगा? बराबर होगा, यानी इसके बराबर इसको हमको प्रूव करवाना है। क्लियर है? अब क्या किया, जब दोनों टकराया तो टकराने के बाद जो एफ ए बराबर एफ बी लगाया, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, ये विपरीत है। और इसका तो आप फॉर्मूला भी देखे थे ना आप, ये जो आप फॉर्मूला थे, यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एम वी माइनस एम यू बाय टी, और सेम इधर भी है। अब दोनों के टी बराबर है तो टी टी कट गया, और इसको जब तोड़े यानी यहाँ माइनस के तो माइनस m1 m2 v2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस m2 u2 हो गया। अब दोनों v1 को एक जगह कर दिए और u1 वाला को, तो अब देखिए ये जो है यह तो पहला वाला है ना, और ये क्या है? टकराने से पहले का है। अब दोनों बराबर है कि नहीं? तो आपको इतना नहीं, ये फॉर्मूला आपको नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है, ये लाइन याद रखना है। ये बस आपको समझाने के लिए किया गया है। संवेग का संरक्षण का मतलब होता है जब कोई दो वस्तु आपस में टकराती है तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग बराबर होता है, न कम न ज़्यादा होता है, और इसी को कहते हैं संवेग का संरक्षण। क्लियर है ये? और कन्फ्यूजन किसी को? तो याद रखिएगा, फिर से शुरू से इसमें देखते हैं सब में, तीनों नियम में। तो पहले इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं तीसरे नियम का। कहाँ देखते हैं? न्यूटन गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल। यानी जब कोई गड्ढा में धूल को उड़ाना हो तो लाठी मारते हैं तो नीचे से क्या निकलता है? धूल निकलता है कि नहीं? तो क्योंकि वो भी नीचे से क्या लगा दे रहा है? फोर्स लगा दे रहा है। और गन चलाते तो कहाँ लगता है तीसरा नियम? गन के किस हिस्से में? क्योंकि देखिए काली, अगर आप बंदूक चलाना कहेंगे, बंदूक चलाते हैं गोली निकल जाती है, तो ये हो गया पहला नियम हो गया, क्यों आप दबाएं फोर्स दिए तो गति में आ गया। हाँ, जब बंदूक हम चलाते हैं तो व्यक्ति को झटका पीछे महसूस होता है। क्यों? जब गोली आगे भागता है फोर्स, झटका जो पीछे देता है उतना ही देता है, लेकिन हमारा शरीर इतना वजनदार होता है वो पीछे ज़्यादा नहीं जा पाता है। तो वहाँ पे तीसरा नियम लागू होता है। बस आप ये नहीं कह दीजिएगा कि बंदूक चला दिए तो तीसरा नियम लागू हो गया। बंदूक जब चलाते हैं तो उसमें कई नियम काम करता है। पहला नियम तो काम करता है, गोली उसमें प्रारंभिक शांत अवस्था में रहता है, जैसे ट्रिगर दबाए फोर्स दिए तो गोली निकल गया। तो ये कौन सा नियम हो गया? पहला है ना, शांत था, फोर्स दिए, आगे बढ़ा। लेकिन जब आगे जैसे ही बढ़ा तो पीछे आपको धक्का दे दिया, तो वो जो धक्का दे दिया तब उस जगह हम लोग काउंट करते हैं न्यूटन गति का तीसरा नियम। और कहाँ देखते हैं? हाँ, दौड़ने में कैसे? हाँ, वो हमको पता, आप सही करें, बस आपको पूछना चाह रहे कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, जितने भी आप लोग एग्जाम्पल दिए हैं सब लूसेंट का उठा के बोल दिए, यही सब ना जो बचपन सब चीज देखते हैं। याद आप सिंपल सेट कर लीजिए, दुनिया में जितना भी फोर्स लगता है सब जगह दोनों बल काम करता है, यानी तीसरा नियम काम करेगा हर जगह, हर जगह कहीं भी। अगर आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो गेंद मारते हैं तो गेंद पे लगता है तो वही इतना फोर्स बैट पे भी लगता है कि नहीं? अगर आप चलने या दौड़ने के बाद हम जैसे चल रहे हैं तो जैसे में एक फोर्स मेरा आगे जा रहा है तो पैर एक फोर्स मेरा पीछे भी लगा रहा है कि नहीं? हर जगह, यानी वहाँ पे कौन सा, वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स तब के यूज कर लेते हैं हम लोग। जब आप धरती पे गिरते हैं तो एक जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो हम लोग भी फोर्स लगाते हैं, ऊपर खींचते हैं, लेकिन धरती का मास इतना ज़्यादा होता है जो हम लोग उसको ऊपर खींच नहीं पाते। बस दिमाग में सेट कर लीजिएगा,
लिखते समय बार बार करें। फिजिक्स में एग्जाम्पल जब भी ऑप्शन देगा उदाहरण, तो सब में सेट करके देखिएगा क्या ये लागू हो सकता है कि नहीं है, क्योंकि इसके अनगिनत एग्जाम्पल है। ये 2-3 एग्जाम्पल लूसेंट में बाकी किताबों में मिल जाता है कि नहीं। और एग्जाम में जब भी ऐसे, तो एग्जाम्पल जब भी पूछेगा तो यही 4-5 पूछ देता है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। अगर ज़्यादा पूछे तो आपको बस दिमाग में सेट करना है यहाँ लागू होगा कि नहीं। और याद रखिए जितना अगर चारों एग्जाम्पल देगा तो चारों एग्जाम्पल को एक बार गौर से देखना पड़ेगा, है कि नहीं। और शब्द से हर एक शब्द को पकड़ना पड़ेगा फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, जैसे बाकी एग्जाम्पल तो लिख दिए हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। तो न्यूटन के गति के बारे में हम लोग 2 चीज़ सीखे, समीकरण और गति नियम। समीकरण गैलीलियो ने दिया, वो भी 3 दिए, नियम भी 3 था, लेकिन किसने दिया। और पहले नियम से बल की परिभाषा और जड़त्व का नियम भी कहते थे उसको। दूसरे नियम से मोमेंटम और एक्सीलरेशन के बारे में पता चला, और तीसरे नियम से संवेग का संरक्षण सिद्धांत प्राप्त हुआ। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग फिर से किस टॉपिक पे, बल। तो बल की परिभाषा कहाँ से प्राप्त हुई है, गति के प्रथम नियम से, जिसमें कहा गया था बल वह बाहरी कारक है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक परिवर्तन। कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं बिना फोर्स के जिसमें परिवर्तन हुआ हो, बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल। डेली जीवन का ही कोई यूज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है जो बिना फोर्स के कारण परिवर्तन आ सके, ठीक है। अब उसमें हम लोग ये तो परिभाषा देखे थे, और फॉर्मूला कहाँ से निकाले थे, दूसरे नियम से, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो आप इसका इकाई तो निकाल सकते हैं। क्यों आपको देखिए, अगर इकाई याद नहीं आ रहा है तो आपको पता मास इंटू एक्सीलरेशन, और आपको और एक्सीलरेशन का भी नहीं पता आ रहा है तो ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो मास का क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर सेकेंड, और टाइम का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इसलिए कहते हैं बार बार याद रखिए, तो फॉर्मूला से अगर आपको इकाई नहीं भी पता है तो इकाई आपको पता चल जाएगा। तो इसका इकाई क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जाहिर सी बात है, बल की परिभाषा किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है ना। तो पहला नियम तो न्यूटन ही दिया है, तो इसीलिए इसकी इकाई को, इसके मान रखने के लिए एसआई इकाई के तौर पे इसको क्या कर दिया गया है, न्यूटन रख दिया गया। तो याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा जो इसका बल का एसआई इकाई क्या है, अगर केजी मीटर इस रेशियो में दिया हो तब तो आपको सीधे लिखा देना है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब उस नाम के हिसाब से दे, न्यूटन, गैलीलियो, फिर बाकी और कोई नाम दे, तो आपको लगा देना है न्यूटन, जिसको हम लोग किसे प्रस्तुत करते हैं, कि न्यूटन का ही मान होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए क्या बार बार आपको ऑप्शन में ध्यान देना, ऑप्शन कैसा दे रहा है। अगर न्यूटन के हिसाब से दे रहा है तो न्यूटन लगा दीजिएगा, अगर केजी मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दे रहा है तो उस हिसाब से आपको लगा देना है। क्लियर है ये पॉइंट। तो एसआई इकाई बल की क्या है, और सीजीएस इकाई डाइन। तो न्यूटन और डाइन, अब ये तो आ गया 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये कैसे निकालना होगा, वैसे आप लोग याद रख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। लेकिन अगर निकालने की बात हो तो आपको देखिए 1 न्यूटन में हम लोग क्या देखे थे, केजी मीटर, यही था ना, था कि नहीं। अब हमको सीजीएस में निकालना है, तो सीजीएस के पद्धति क्या था, केजी को हम लोग सीजीएस में कैसे निकालते थे, ग्राम में था ना। तो अगर केजी को ग्राम में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। और सीजीएस में दूरी को कैसे नापते थे,
तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना गुना करना पड़ेगा? सेकेंड तो सेकेंड ही था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर, और यही तो डाइन है ना सीजीएस का, तो 10 में पावर 5 सॉरी डाइन। यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको पता नहीं रह रहा वैल्यू तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वैसे जनरली आप याद ही रख लीजिएगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और अगर नहीं याद रहा तो ये फॉर्मूला के आधार पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का मतलब केवल ये नहीं है जो आपको केवल न्यूमेरिकल ही बनाना है, फॉर्मूला से आप उसका इकाई निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से आप ये निकाल सकते हैं जो उस पर असर कैसा पड़ता है। जैसे मान के चलिए इसी फॉर्मूला से आपको पता है फोर्स बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्या हुआ? तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, या उल्टा कह सकते हैं मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा कह सकते कि नहीं? तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। और याद रखिए न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस है वो क्या है? जनरल साइंस, साइंस नहीं है, जनरल। इसका अर्थ है एक व्यक्ति को उतना ही साइंस पढ़ना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है। हाँ, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, इंटर करना है, साइंस से बीएससी करना है, तब आपको डीपली उसमें पढ़ना पड़ेगा, तब छोटा छोटा पॉइंट को भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ केवल आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का एक आम आदमी के लिए होता है। तो यहाँ आपने क्या देखा, अगर आप देख रहे हैं तो पहला तो वही परिभाषा है, दूसरा क्या है इसका? ये इकाई है। एसआई में इसको किस नाम से जानते हैं और जिसको कैसे प्रस्तुत करते हैं? और सीजीएस में, और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, और बल क्या है? एक सदिश राशि है, यानी कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये पॉइंट? किसी कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आते हैं अब बल कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा बल 2 ही प्रकार के होते हैं, यह है क्लियर, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। बल कितने प्रकार के हैं? केवल, बाकी जितने भी बल है वो इसके भाग है, यानी बल केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है और एक होता है संतुलित बल। और इस पे नहीं जाइए, अब कोई इधर है, कोई वस्तु है और उस वस्तु पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के बाद वो वस्तु नहीं हिलता डुलता है, यानी उसमें गति नहीं आती है, तो वहाँ जो बल लगेगा उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बल, यानी बैलेंस फोर्स। आपको परिभाषा नहीं समझना, बस ये समझिए जब किसी वस्तु पे चाहे एक बल लगाए, क्यों एक बल लगाएंगे तो एक उल्टा बल तो लग ही जाएगा, कितना भी बल लगा लीजिए आप, कितने तरीके से लगा लीजिए, लेकिन अगर वो हिल नहीं रहा है या उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा बल है? जैसे मान चलिए कोई वस्तु है, एक बल आप इधर से खींच रहे हैं, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, यानी 4 तरह का बल लगा रहा है या 2 तरह का, 3 तरह, जितना बल आपको लगाना है, बल लगाने के बावजूद भी इसमें गति नहीं आ रहा है, तो ऐसे बल क्या कहलाएंगे? तो इसका एक और कहता है, जैसे आपने कितना बल लगाया, फोर्स 1, और सभी फोर्स लगा देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तब ये क्या कहलाता है? संतुलित बल। क्योंकि याद है संतुलन में अंत में 0 आपको लाना पड़ता है। किसका किसका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है इंटर में? किसी का नहीं, तो रहा होगा, आपका भी रहा है। जिसका रहा है तो आपको पता होगा बैलेंस शीट पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा। तो बैलेंस शीट में क्या निकाल, अंत में क्या होता है? दोनों बराबर होता है। अब बराबर को अगर एक को दोनों के एक साइड कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं? तो हाँ, बैलेंस जहाँ भी शब्द यूज होता है तो दोनों का अगर एक साइड ले आएंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो सेम चीज़ वही शब्द यहाँ भी यूज हो रहा है। बैलेंस करने का मतलब कोई भी फोर्स आप लगा दीजिए, सब फोर्स
को जोड़ करके अगर शून्य आ जा रहा है तो इसका मतलब वो कि फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया, शून्य के बराबर हो गया, यानी इसमें अब कोई गति नहीं। नेट फोर्स कितना हो गया इसका, अब जब जीरो हो गया तो हिलेगा डुलेगा नहीं वो। क्लियर है ये पॉइंट। तो जब आप कई तरह से बोल सकते हैं, पहला तो आप ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु पे बल लगाने के बाद भी अगर उसमें परिवर्तन ना आए स्थान में तो वो हो गया संतुलित बल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु पे कितना भी बल लगाए तो सारे बल का मान किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, या टोटल जो कुल बल है नेट फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में क्या क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित बल। क्लियर है ये पॉइंट। यानी किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और फिर भी वो गति उत्पन्न ना हो तो क्या कहलाएगा, और सभी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग क्या होगा, शून्य। तो सभी फोर्स मिला के शून्य हो गया तो उसके बाद उसमें गति तो अपने आप नहीं होगा। ठीक उल्टा है, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएं और उसमें गति आ जाए तो क्या हो जाएगा, यानी संतुलन का ठीक उल्टा। यानी पहले में क्या था, कितना भी बल लगा लिए उसमें गति नहीं आया। जैसे मान के चलिए ये दीवार ही, आप कितना भी धक्का लगा दीजिए क्या ये हिलेगा, तो इसको हम लोग कौन सा बल कहेंगे, संतुलित बल। जब इसी को हम लोग जेसीबी से धक्का मार दे तो ये हिलेगा कि नहीं, गिर जाएगा, तो उसको हम लोग कौन सा बल कह देंगे, असंतुलित बल। तो यानी असंतुलित बल में जितना भी अगर फोर्स लगाएंगे उसका मान क्या होगा, शून्य के बराबर, या तो ज़्यादा होगा या कम। तो ऐसे फोर्स होता नहीं है। अब मान के चलिए F1 F2 F3 F4 है, अब ये इस दोनों का बल ज़्यादा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, तो वस्तु किधर चलना शुरू कर देगा, इधर चलना शुरू कर देगा। यानी जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उसी की तरफ वो गति करना शुरू कर देगा। तो असंतुलित बल में क्या है, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और वो गति करने लगे तो क्या हो जाएगा, असंतुलित बल। या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं उस पर जितना भी बल लगाया गया सब का अगर हम लोग योग कर दे तो शून्य के बराबर नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट। तो आप हमें बताइए न्यूटन की गति के पहले नियम में कौन सा बल लगा था, संतुलित या असंतुलित, कौन सा था। क्योंकि हमने क्या किया, प्रारंभिक अवस्था में बदलाव ला देता है, और बदलाव कौन लाएगा, ठीक है, संतुलित बदलाव नहीं लाता। वहाँ ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि सब चीज़ का अपना एक जगह होता है। लगता है रात में जगह थे क्या, कि बहुत लोगों को देख रहे सो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा संतुलित बल, पूरे बल जो है जितना भी बल है वो दो ही प्रकार का है, संतुलित और, यानी जब फोर्स लगाए गति ना हो तो संतुलित बल, फोर्स लगाए गति हो जाए तो असंतुलित बल। क्लियर है ये पॉइंट। अब ये तो चलिए दो बल है, इसके बाद हम लोग आता है सवाल बार बार पूछा जाता है प्राकृतिक बल, नेचुरल फोर्स भी, और कभी कभी इसको फंडामेंटल फोर्स भी कहते हैं, यानी मूल बल भी। ठीक है, पहला तो आपको था बल कितने प्रकार के हैं, तो बल दो प्रकार के हैं, संतुलित और अलिव। अब अगला सवाल है प्राकृतिक बल या मूल बल। प्राकृतिक बल मतलब परिभाषा कोई बता सकते हैं, नाम में ही बताइए, नाम के अनुसार, किसके द्वारा, यानी वो भी लगता है हवा के कारण भी लगता है, लेकिन वहाँ हवाओं को लोग हम लोग यहाँ शामिल नहीं करते। प्रकृति मतलब मूल बल मतलब है बहुत सारे ऐसे बल हैं जो स्वतः अपने आप लगता है कि नहीं, वो किसी मानव या किसी पशु पक्षी या जंतु के द्वारा नहीं लगे, यानी किसी भी चीज़ में, यानी हम लोग नहीं लगाते, वो अपने आप चलते रहता है। ठीक है, प्राकृतिक बल यानी वो बल किसके द्वारा लगाया जाएगा, प्रकृति के द्वारा। और इसके हिसाब से कितने प्रकार के बल होते हैं, 4 प्रकार के बल। फिर से समझिएगा, और ये चारों जो बल है ये किसका भाग है, असंतुलित बल का भाग है। ये चारों किसका भाग है, क्योंकि बल तो दो ही है, संतुलित और असंतुलित। और जब प्राकृतिक बल की बात करते हैं तो प्राकृतिक बल कितने हैं,
4, वो है गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कोई व्यक्ति या कोई जीव लगाता है, ये अपने आप लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी अपने आप लगता है। और हर परमाणु के अंदर जो बल लगता है नाभिक के अंदर, वो भी अपने आप लगता है। कोई हम लोग जीव जंतु उसको लगाते नहीं, ये अपने आप स्वतः लगते रहता है। तो जिसमें अभी एक गुरुत्वाकर्षण बल, कि देखिए अभी इस पे ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस केवल बल समझना है, कि इसके लिए एक अलग से टॉपिक भी आप लोगों को आएगा, है कि नहीं। बस अभी इस चारों बल को समझना है और चारों बल में क्या अंतर है उसको भी आपको समझना है। तो देखिए परिभाषा पे नहीं जाइए, कोई भी दो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो कम से कम दो तो होना ही चाहिए, तभी तो फोर्स लगेगा ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु के मास के कारण भी बल लगता है, ठीक है। यानी अगर मास, अगर कोई दो वस्तु आसपास खड़ा हो या कोई दूरी पे हो, तो दोनों वस्तु एक दूसरे को और खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी हम यहाँ खड़े और आप वहाँ खड़े, क्या हम दोनों के बीच कोई फोर्स काम कर रहा है? कर रहा है कोई? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। यानी आप भी हमें खींच रहे हैं और हम भी आपको खींच रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों का मास अभी लगभग समान है, इसीलिए हम ना आपके तरफ जा पा रहे हैं और ना ही आप मेरी तरफ आ रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ समान ऐसा नहीं कि आप चींटी और हाथी का तुलना नहीं किया, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, मतलब लाखों और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। यानी हर दो वस्तु के बीच एक फोर्स काम करता है, वो है हर दो वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ हो, उसके बीच क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। किसके कारण? यानी मास के कारण जब दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और नाम में ही आकर्षण बल है कि नहीं। तो ये हमेशा क्या करेगा? केवल खींचेगा, धकेलेगा नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल में याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या है? दो वस्तुओं के बीच किसके कारण लगता है? उसके द्रव्यमान के कारण लगता है। पहला पॉइंट ये है। आप हमें ये बताइए, अगर दूरी कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा कि कम होगा? और अगर दूर बढ़ने से फोर्स कमेगा। अब देखिए जैसे इतिहास से ही चर्चा करते हैं। इतिहास में प्राचीन भारत कौन कौन पढ़े हैं? मध्यकालीन भारत। तो चलिए मान के चलिए आप लोग, सबसे पहले चर्चा हम लोग कर लेते हैं अशोक के काल का ही। तो अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य का मुख्यालय कहाँ पे था? राजधानी पाटली। और इसका पश्चिम में सबसे सीमा कौन सा था दूर का? कंधार। अभी किस देश में है? कंधार, काबुल यानी अफगानिस्तान में। अब आप हमें ये बताइए, कई बार बीपीएससी मेंस में पूछा गया है, जो अशोक का काल जो था उसमें केंद्रीकरण ज़्यादा था। केंद्रीकरण मतलब पावर राजा के पास ज़्यादा था, यानी सारा शक्ति केंद्र में ही निहित था। तो क्या ये बात सही है? अशोक के काल में प्रशासन का केंद्रीकरण ज़्यादा था, क्या ये बात सही था? पीटी में भले ही आप सही कर देंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में सही क्यों नहीं कर पाते? उसका जो था वो केवल पटना के आसपास क्षेत्रों में ही पावर ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक था। जब भी कोई दंगा फसाद कुछ भी होता था तो जाके तुरंत मार करके। लेकिन जब कंधार का जो स्थिति था, इतना दूर का जो स्थिति था, तो वहाँ अगर कोई विद्रोह होता था तो इसको दबाना मुश्किल हो जाता था। कि आज ना हम लोग एरोप्लेन से 2 घंटा में पहुँच जाते हैं, पहले तो सबसे तेज़ सवारी घोड़ा ही होता था। तो यहाँ से वहाँ जाने 2 से 3 महीना लग जाता था, और तब तक वो अपना तैयारी कर लेता था। उसी तरह आप लोग दिल्ली सल्तनत में भी देखे होंगे। दिल्ली सल्तनत में अगर मुगल ये पढ़े होंगे मध्यकालीन भारत, कौन कौन पढ़े हैं? तो मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा विद्रोह किस राज्य ने किया है? बंगाल ने, क्योंकि उसको पता था दिल्ली से बंगाल बहुत दूर है, वो जब तक दिल्ली से बंगाल तक पहुँचेगा तब तक हम अपना सेना तैयार कर लेंगे। तो कहने में जितना दूर होता है उतना ही पकड़ मतलब फोर्स कम होगा।
दूरी बढ़ने से फोर्स में कमी आती है, वो भी बहुत तेज गति से कमी आती है। अभी देखिए जैसे अभी हम और आप लोग हैं, पर डे मिलते हैं, तो हम लोगों में एक अच्छा है, आपका हर चीज़, कौन दाढ़ी बना के कल आया है, कौन कैसा करके आया, कौन कैसा मेकअप, सब हम लोग को पता रहता है। लेकिन जैसे ही कल बैच खत्म हो जाएगा, आप लोग चले जाएंगे, हो सकता है हम ही पूर्णिया छोड़ के चले जाए, 5 साल 6 साल बाद जब समय का लंबा समय हो जाएगा, तो हो सकता है शायद आप भूल भी जाए। तभी याद आएगा जब डिस्कवरी का नाम आएगा, तभी आपको लगेगा रवि सर कौन है, विजय सर कौन है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में सबका नाम, तो जैसे समय भी एक तरह से दूरी बढ़ा देता है ना, वहाँ भी है, जैसे दूर बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाता है, ठीक है, और जो नज़दीक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। यहाँ भी सेम है। अभी हमने यहाँ कहाँ क्या, दो वस्तुओं के, जैसे दो वस्तु है m1 और m2, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, r। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी दो वस्तु हो, सबके बीच लगता है, किसके कारण लगता है, मास के कारण। तो इसीलिए कहा जाता है, इसमें नियम में कहा जाता है, जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, दोनों के मास के गुणनफल का, ठीक है। जितना बड़ा मास उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। और पता है जब दूरी बढ़ेगा तो मास फोर्स क्या होगा, अगर दूरी घटेगा तो फोर्स, तो कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली या लेकिन ये किस हिसाब से होता है, r²। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दोनों के मास के गुणनफल का समानुपाती होता है, और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप दोनों को अगर शामिल कर दे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फोर्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन। लेकिन हम लोग कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का वैल्यू तो पता चलता नहीं है, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, कोई न कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ इसको हटाने के लिए हम लोग क्या किए, एक कांस्टेंट डाल दिए 0, और ये जो हमारा फॉर्मूला निकलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी प्रोपोर्शनेट को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट देना पड़ा, कौन सा कांस्टेंट, जी, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका इकाई कैसे निकालिएगा, इकाई बताइए, ठीक है, फिर से समझिए। अगर आपको इकाई नहीं पता है, तो याद रखिए बिना इकाई की यह सवाल पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब भी केवल नंबर तो है नहीं, वो उसके साथ क्या है, इकाई भी शामिल है। तो इकाई निकालने के लिए पहले ये तो फॉर्मूला ये लिख चुके हैं, ये तो लिखने का नहीं, आगे नीचे लिखा हुआ ही है, ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए जैसे इसी में देख लीजिए, हमें क्या फॉर्मूला पता चला, और हमें ये पता है, इसका वैल्यू ये पता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का 6.67 इंटू 10⁻11 क्या हो गया। अब देखिए वो इकाई तो चलिए अभी याद कर लिए, अगर याद ना हो तो कैसे निकालिएगा, याद अगर नहीं हो तो आपको ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, आपको निकालना किसका है, जी का निकालना है ना। तो फोर्स का क्या होता है, इसका क्या है, डिस्टेंस का, दोनों तो केजी है ना, तो आप ऐसे भी इसका इकाई निकाल सकते हैं। अगर याद है तो ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूला से उसका इकाई निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या दे देगा, कैपिटल जी का मान दे देगा, तीनों जगह आपको यही ये वैल्यू तो दे देगा, लेकिन यहाँ बदल देगा,
और जल्दबाजी में आप लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू देखेंगे और टिक लगा देंगे, यही होता है ना। लेकिन आंसर लगाने से पहले आपको इकाई को भी फोकस करना पड़ेगा। अगर इकाई डायरेक्टली याद अगर रख लिए तब तो कोई बात नहीं है, अगर याद नहीं है तो वहाँ भी आप निकाल, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? यानी याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी लगता है तो किसके कारण लगता है, मास के कारण लगता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है, किसके कारण लगता है? वो सभी दो पदार्थों या सभी दो पिंडों के बीच लगता है, ठीक है। और इसका जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों पिंडों या दोनों वस्तुओं के मास के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती, यानी डायरेक्टली, और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैपिटल जी से, जिसका मान होता है यानी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर जी स्क्वायर। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो भी चारों प्राकृतिक बल बताए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और इसका वैल्यू सबसे कम होता है। जैसे मान के चलिए कोई दो बल काम करेगा, जब आगे हम लोग देखेंगे तब, तो चारों बल की अगर तुलना करेंगे तो सबसे जो कमजोर बल होगा वो कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, चारों प्राकृतिक बल में, ठीक है। और परास समझते हैं आप लोग, परास मतलब रेंज का मतलब, मैथ में रेंज का मतलब क्या होता है, कितना, यानी जो मैक्सिमम हो और जो मिनिमम है उसके बीच का अंतर होता है। जैसे मान चलिए आप लोग कोई टेस्ट दे रहे हैं, 10 टेस्ट दिए, कोई ऐसा टेस्ट था 10 टेस्ट में जिसमें 50 में आप एक में 49 लाए, और कोई ऐसा भी टेस्ट था जिसमें 50 में 15 लाए, तो आपका रेंज कितना हो गया, कितना हो गया आपका रेंज, हाँ? तैंतीस अप्रोक्स, इसमें भी आप अप्रोक्स, अरे भाई आपका मैक्सिमम कितना नंबर आया था 49 और मिनिमम नंबर आया था 15, तो सीधा हो गया 34। तो इसमें अप्रोक्स लाने की क्या जरूरत है, यानी रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। लेकिन यहाँ हम लोग मिनिमम तो नज़दीक सटा देंगे क्योंकि जो दो वस्तु नज़दीक भी रह सकता है, तो मैक्सिमम का मतलब कितनी दूरी तक ये लग सकता है रेंज। तो सबसे ज़्यादा दूरी तक जो कोई बल लगता है इस चारों में, तो वो कौन सा बल है? अब सोचिए धरती कहाँ कहाँ सूर्य, उतना दूर तक भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है कि नहीं? धरती चंद्रमा की दूरी देख लीजिए, तो इसका रेंज कितना दूर है, सूर्य वहाँ से यहाँ भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल को लगा देता है, लगता है कि नहीं? तो इसका रेंज क्या है, चारों बलों में सबसे ज़्यादा है, किसका? और ज़्यादा दूर है इसीलिए इसका पावर कम होगा, होगा कि नहीं? तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, यहाँ तो पूरा क्लियर किया, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, चारों प्राकृतिक बलों में, आपके पास इस पॉइंट को लिख लीजिए क्योंकि यहाँ डाला नहीं गया है, यहाँ डाला गया है, हाँ, चारों प्राकृतिक बलों में सबसे ज्यादा प्रयास किसका होता है, और सबसे कमजोर बल कौन है? ये दो चीज याद रखिएगा, जो चारों प्राकृतिक बल है सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल, और इसका रेंज सबसे ज्यादा है। तो आप सोच के भी लगा सकते हैं, अब बाकी जब चारों पता चल जाएगा तो लगाने सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपको दिख जाएगा। कि अभी बस ये देखे हैं, बाकी ग्रेविटेशनल का जो है वो हम लोग ग्रेविटेशनल अगले टॉपिक में यूज करेंगे, और इसमें हम लोग अब क्या देखेंगे, विद्युत चुंबकीय बल। अब देखिए, उस पे नहीं जाइए, सीधा इधर आइए। आपको पता है आवेश, आवेश किसे कहते हैं? चार्ज।
या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल। तो वहां की ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच लगता था? दो वस्तुओं के बीच। किसके कारण? लेकिन यहां क्या होगा, किसके किसके बीच लगेगा? दो चार्जों के बीच लगता है। यानी दो चार्ज के बीच भी आप देखते हैं ना, प्लस माइनस अगर एक साथ रखते हैं तो क्या होता है? खींच लेता है। और अगर सेम चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस क्या करेंगे? तो खींचना और धकेलना भी क्या है? बल है। वो जो खींच रहा है या धकेल रहा है उसी को तो हम लोग विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं ना। तो याद आप ऐसे रखिएगा, जब दो चार्ज के बीच जो बल लगता है, चाहे वो आकर्षण बल हो या विकर्षण बल हो, तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। तो देखिए पहला सवाल क्या कहना, दोनों जब भी आप लोग पढ़िएगा तो सभी को एक साथ रख करके, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है दो वस्तुओं के बीच लगता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज के बीच लगता है। दूसरा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता था? दूसरा तो चार्ज बोल ही दिए। तीसरा पॉइंट क्या बोले, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है? केवल आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण केवल खींचता है, धकेलता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? खींचता भी है और खींचेगा कब? जब ये दो, ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, तब ये क्या करेगा? लेकिन जब ये माइनस और ये माइनस हो जाए क्या करेगा? धकेलेगा। लेकिन जब ये प्लस और ये प्लस हो जाए तो ये जो बल है आकर्षण बल भी है और विकर्षण बल भी है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? केवल आकर्षण बल है। तो आप हमें ये बताइए, अब ये जो चार्ज है, तो चार्ज के बीच तो दूरी कितना ज़्यादा होगा कम होगा गुरुत्वाकर्षण बल से? कि चार्ज की दूरी भाई यहाँ से वहीं तक लग सकता है ना। आप लोग कभी क्या देखते हैं, जब आप कोई तार को छूते हैं या तार के नज़दीक जाते हैं तभी तो आपको करंट लगता है ना। अब कोई तार वहाँ खुला तार इतना दूर से जा रहा है तो वो हमको क्या खींच लेगा? यानी उसका रेंज तो बहुत कम हो गया। लेकिन सोचिए गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ था? सूरज भी हम लोगों को घुमा रहा है, कितना दूर से घुमा रहा है। लेकिन वो चार्ज हमको अगर ये ट्यूब के पास हो तो घुमा, उसके लिए हमको कम से इतना नज़दीक आना पड़ेगा। हाँ, इतना दूर से तब घुमाएगा, इतना दूर से जब वो 36,000 या 43-44,000 का पावर हो तब। तो फिर भी रेंज ज़्यादा 1 मीटर तक जाएगा, है कि नहीं? तो इसका रेंज क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल से कम है। तभी दोनों की तुलना कर रहे हैं। अब इसका जो आप फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो हमने क्या, ये दो चार्ज के बीच लगेगा, चाहे वो खींच रहा हो या धकेल रहा हो। अलग अलग चार्ज है तो आकर्षण करेगा, और अगर सेम चार्ज है तो, ये तो क्लियर है कि नहीं? अब इस दोनों के बीच की दूरी है r, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ एक सवाल ये आ जाता है, आप ये कह सकते हैं सर चार्ज स्थिर होगा कि गतिशील होगा? दोनों कंडीशन हो सकता है चार्ज रुका हुआ है, ऐसा भी हो सकता है चार्ज घूम भी रहा है, हो सकता है कि नहीं? तो जब चार्ज स्थिर होता है, यानी विद्युत चुंबकीय बल को भी हम लोग दो भाग मारते हैं। एक होता है स्थिर विद्युत बल, यहाँ जब दो आवेश क्या होगा? निश्चित दूरी पर किस अवस्था में होगा? यानी ये और ये क्या है? स्थिर अवस्था में। बाकी जो दूसरा है वो है गतिशील अवस्था, यानी जब आवेश किस अवस्था में होगा? यानी दोनों चार्ज घूम रहा है, तो वहाँ पे तो फोर्स लगेगा, तो समय समय हर सेकंड में उसका दूरी बदलते रहेगा कि नहीं? तो वहाँ जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। यानी गतिशील विद्युत बल को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। याद रखिएगा। एक हो गया आपका स्थिर विद्युत बल, यानी स्थिर विद्युत बल में जो चार्ज है वो घूम नहीं रहा, चार्ज क्या है? स्थिर है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाम में है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थिर। एक होगा जिसमें चार्ज क्या हो रहा है? घूम रहा है, यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स।
यानी याद रखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही चीज़ है, बस अंतर क्या है, एक में चार्ज रुका हुआ है और एक में चार्ज घूम रहा है। क्लियर है? तो पहले पे आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखें, दो चार्ज है लेकिन दोनों अभी किस अवस्था में है, और दोनों के बीच की दूरी है r। तो सेम वही है, यहाँ भी जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, दोनों के चार्ज का क्या होगा डायरेक्टली, और आपको पता है दूरी बढ़ेगा तो फोर्स भी घटेगा। बस हुआ था, मास की जगह हम लोग क्या लगा दिए, चार लगा दिए, Q1 और Q2। ऐसा पहले में भी था ना, लेकिन हमको तो इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ हटाने के लिए हम लोग क्या कर दिए, यानी बराबर करने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 1/4π E0। और ये जो E0 आप देखिए, बाकी क्यों तो पता ही है, चार्ज है, R भी पता है, पता क्या नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। यानी E मतलब वो एप्सिलॉन हो गया, वो E नहीं है, वो क्या है एप्सिलॉन। और ये जो है ये क्या है, विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी, E0 को कहते हैं। फिर से समझिए, इसमें भी फोर्स क्या है, दोनों के चार्ज का क्या है गुणनफल है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसमें भी हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए, 1/4πE0 का प्रयोग किए। और ये जो फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। आपको Q1 Q2 तो पता ही, चार्ज आपको देगा, बीच की दूरी भी आपको पता रहेगा, पाई का वैल्यू भी पता है, कितना होता है पाई का वैल्यू, पता क्या नहीं है E0। और E0 को हम लोग क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है विद्युतशीलता, यानी एक कांस्टेंट है तरह से। अब यह है तो इसका एक वैल्यू भी होगा ना, तो इसका वैल्यू कितना है 8.85 10⁻12 फैराड पर मीटर, यानी फैराड पर मीटर। ये हम बताएंगे कब, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तब। अभी बस ये समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर 1/4πE0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। E0 को हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। क्लियर है ये पॉइंट। लेकिन कांस्टेंट तो केवल ये कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो पूरा है। तो आजकल का ये लिखा हुआ ये आजकल इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे डिनोट नहीं करते, नियम तो पहले ये फॉर्मूला चलता था ये वाला। अब इसके जगह पे हम लोग क्या कर दिए हैं, फोर्स बराबर K इंटू, आजकल ये फॉर्मूला चलता है, जहां K बराबर क्या हो जाता है, सेम ही चीज है कि नहीं, K बराबर, समझ में आया कि नहीं पॉइंट। तो आप लोग K का वैल्यू निकाल कर बताइए कितना होगा। मोबाइल है, मोबाइल का यूज कर सकते हैं, K का वैल्यू निकालिए। कितना होगा K का वैल्यू, निकालिए K का वैल्यू। और वह जब मोबाइल का प्रयोग करने के लिए बोल दिए फिर भी इतना दिक्कत, निकालिए कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, अब इसको गुना कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी आपको सब तो पता ही है ना।
क्योंकि ई नॉट का पता आपको है, पाई का पता है ही, तो आप उसे के निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे ये कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे बाकी का अन्य। ठीक है।